ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार केस नंबर 92 हमारी बदकिस्मती के जो लोग कंधारा आर्ट के इस मुजस्मे को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल हुए, उनका लीडर यही अजीत पांडे था। पांडे और उसके साथियों ने तेजी से तफ्तीश की और सिर्फ 3-4 हफ्ते के अंदर मुजस्मे के आसपास पहुंच गए। यह मुजस्मा कम अज कम 6-7 दहाइयों हाथों से होकर इमरान सदीकी तक आया था और हकीकत में देखा जाए तो इन 7-8 अफराद में से कोई भी नहीं जानता था कि यह पीस यानी मुजस्मा कुछ लोगों के लिए कितना कीमती और उसे ढूंढने के लिए कितने बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। तुम्हें याद होगा इमरान सदीकी ने पहले ये पीस लाहौर में रखा हुआ था। वहाँ उसे शक हुआ कि कुछ मशकूक लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। वो पीस को लाहौर से उठाकर जेहलम ले गया और बड़ी राजदारी से उसे अपने फरदोस प्लाजा वाले फ्लैट में छुपा दिया। इस फ्लैट से ये पीस तुम्हारे इस कातिल दोस्त इमरान ने हासिल किया और मेरे पास लाल कोठी में ले आया। हम अपनी कामयाबी पर खुश थे मगर नहीं जानते थे इस कामयाबी के साथ साथ कितनी बड़ी मुसीबत हमारा ताक़ुब कर रही है। बाडियल स्टेट के कमांडोज ने इमरान सदीकी के फ्लैट तक रसाई हासिल की। उन्होंने इमरान के एक मुहाफ़िज़ को कत्ल और दूसरे को शदीद ज़ख्मी कर दिया। इमरान सदीकी लापता हो गया। दरअसल वो पांडे के खौफनाक शिकंजे में था। नादिया की मौत का 5वां रोज़ था जब रात के वक्त पांडे और बाडियल स्टेट के नहायत ख़तरनाक कमांडो लाल कोठी में घुस आए। उनके साथ बुद्ध मत के वो चंद जनूनी पैरोकार भी थे जिन्होंने मुकद्दस मुजस्मे के असूल के लिए अपनी जान वाकई हथेली पर रखी हुई थी। आगे के हालात का तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन लोगों ने ना सिर्फ वो पीस हासिल किया बल्कि मुझ पर भी राइफलें तान ली। इस रात की शदीद खूनी कश्मकश में मेरे 3 बॉडीगार्ड मेरी आंखों के सामने अपनी जान आ रहे। आरिफ खान को गोली लगी और 3-4 अफराद शदीद जख्म हुए। मेरी चलाई हुई एक गोली एक कमांडो की गर्दन से पार होगी लेकिन वो हैरानकुन तौर पर जिंदा रहा। वो लोग मुझे मुजस्मे समेत लाहौर की एक नामालूम 4 दीवारी में ले गए। ये गालबन मॉडल टाउन की कोई बहुत पुरानी कोठी थी। इसमें किसी अंग्रेज़ मियाँ बीवी की कब्रें भी थी। मुझे एक तय खाने में रखा गया। ये देखकर हैरानी हुई कि वहाँ एडवोकेट इमरान सदीकी पहले से मौजूद था। उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। उसके जिस्म पर अब तक काला कोट और सफ़ेद पतलून थी। वो कोई मामूली बंदा नहीं लेकिन इस वक्त बेबसी की तस्वीर बना नजर आता था। मुझ पर भी जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मुझसे इन लोगों के बारे में पूछा गया जिन्होंने मुकद्दस मुजस्मा जेहलम के फ्लैट से चुरा कर मेरे पास पहुंचाया था। मैंने इन्हें सच बताने में ही बेहतरी समझी। ना भी बताती तो इन्हें मालूम हो ही जाना था। मैंने इन्हें दोबारा इकबाल और इमरान वगैरह का नाम बता दिया। मैडम बुरी तरह खांसने लगी। मुसलसल बोलने से उसका गला खुश्क हो गया था। मैं लोगों के हाथ कैसे आया, मैंने पूछा। दरअसल सराज और शेरे वगैरह के पास थे तुम्हें मजीद मिठू वाले खाली मकान में रखा गया था। चोट लगने के बाद तुम अपने हवास में नहीं थे, ना किसी को पहचानते थे ना किसी से बात करते थे। पांडे के लोग इस हालत में तुम्हें मजीद मिठू के मकान से पकड़ लाए और हमारे साथ मॉडल टाउन के तय खाने में बंद कर दिया। मैंने जेल पर जोर दिया लेकिन एक धुंध के सिवा कुछ नजर न आया। मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। कोई हल्का सा ख्याल भी जेल में नहीं उभरता। हाँ, तुम्हारी चोट काफ़ी शदीद थी। पूरे सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। आंखें सूज कर नीली हो चुकी थी। देखकर खौफ आता था। मैंने मैडम सफूरा की तरफ देखा। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने इल्तिजाई लहजे में कहा, मैडम आपने कहा कि हम सब इस वक्त एक ही कश्ती के सवार हैं। क्या मैं आपसे उम्मीद रखूं कि आप मुझे शदीद ज़हनी अज़ियत से बचाने के लिए मेरे एक सवाल का जवाब देगी? हाँ पूछो। मैडम मेरी बहन और भाई का क्या हुआ? मैं जानती थी तुम यही पूछोगे। इन
دونوں کے بارے میں میرے پاس تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تو بری بھی نہیں ہے، بلکہ تم اسے تھوڑی سی رائے دے کر اچھی خبر بھی کہہ سکتے ہو۔ تمہاری والدہ والے واقعے کے 4-5 روز بعد تک وہ دونوں سراج کے ہتھے نہیں چڑھے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ لاہور میں تھے ہی نہیں، شاید کراچی کی طرف نکل گئے تھے۔ 5ویں روز میں خود پانڈے وغیرہ کے ہاتھوں بے بس ہوگی۔ اس کے بعد مجھے کسی حالات کا اندازہ نہیں، نہ ہی کچھ علم ہے۔ اور میری والدہ، میرا مطلب ان کی میت، میں نے آنسو بہاتے ہوئے پوچھا، انہیں کوٹھی کے ہاتھے میں ہی دفنا دیا گیا تھا یا دبا دیا گیا تھا؟ میں نے کربنال لہجے میں کہا۔ مجھے اس بارے میں تفصیل معلوم نہیں، میڈم نے نظریں چڑھائی۔ میرا دل دکھ سے لبریز ہو گیا۔ تو کیا میری ماں کو کفن بھی نہ مل سکا؟ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ میں کتنی دیر گمسم بیٹھا رہا، میڈم بھی خاموش رہی۔ گئے وقت کا کرم ایک مہیب لہر کی طرح ہم دونوں کے درمیان منحصر رہا۔ آخر میڈم سفورہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اب تمہارے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ پانڈے جیسے شفاق شخص نے ہمیں قتل کیوں نہ کیا، یا ہڈیاں وغیرہ توڑ کر وہی کیوں نہ پھینک آیا، ہمیں اپنے ساتھ یہاں بھانڈل اسٹیٹ کیوں لایا گیا؟ یہ سوال واقعی شدت سے میرے ذہن میں ابھر رہا ہے۔ میں نے بھیجے ہوئے سوالیہ نظروں سے میڈم کو دیکھا۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر ایک دم چپ ہو گئی۔ پکوڈا کے مین دروازے سے 3 افراد اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان میں بخشو کوئی نہیں تھا، 2 مقامی تھے، ایک انگریز تھا۔ وہ درمیانی عمر اور چھوٹے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اس نے ایک بھی مقامی لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ پاجامے، کرتے اور انگے کھسے پر مشتمل تھا۔ پکوڈا کے احترام میں وہ اس کے ساتھی ننگے پاؤں چلتے آ رہے تھے۔ وہ قریب پہنچے تو مجھے سفید فام شخص کے چہرے پر نقش و خباثت اور صفاقی دکھائی دی۔ اس کی بڑی بڑی نیلگوں آنکھیں یقیناً ایک جاہ طلب حریص شخص کی آنکھیں تھیں۔ میرے دل نے گواہی دی، یہ جارج گورا ہے۔ اگلے 2-4 منٹ میں میرا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ جارج نے مجھے کینت اور نظروں سے گورا اور بولا، کرتی کے ساتھ کیا خسر پھسر ہو رہی تھی؟ کیا ایک بار پھر تم یہاں سے بھاگنا مانگتا ہے؟ وہ حیران کن طور پر صاف اردو بول رہا تھا، بس لہجے کا فرق تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جارج کا ساتھی مقامی شخص بولا، صاحب موہن کمار جی نے شاید ٹھیک ہی مشورہ دیا ہے، اس کی ٹانگیں گھٹنوں پر سے کاٹ دینی چاہیے، نہ رہے گا باز، نہ بجے گی بانسری۔ دوسرا شخص جو سانولی رنگت کا تھا کرخت آواز میں بولا، اوئے دیکھتے نہ ہی ہو کہ صاحب بہادر آئے ہیں، کیسے گواروں کی طرح پھسکڑا مارے بیٹھے ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر رسید کی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ سانولا شخص پھر گرجا، دیدے کیوں پھاڑت ہو، نیچے دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ بہت زوردار تو نہیں تھا، لیکن شاید ہاتھ بھاری تھا۔ کیا وجہ تھی؟ میرا نچلا ہونٹ پھٹ گیا اور تیزی سے خون کے قطرے گرنے لگے۔ جارج اور اس کے دونوں ساتھی مسلسل مجھے خوش غمگین نظروں سے گھور رہے تھے۔ پہلا شخص جارج کو بھڑکانے والے انداز میں بولا، یہ اس عرافہ کے کرتوتوں میں برابر کا شریک ہے جی، اوپر سے گناہ بنا رہتا ہے، اندر سے بہت کچھ جانت ہے۔ جارج نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں مجھے اس لیے رقابت کی جھلک نظر آئی، غالباً اس رقابت کا سرچشمہ سلطانہ ہی تھی۔ میری معلومات کے مطابق جارج سلطانہ کے پیچھے تھا، اور سلطانہ نے جارج کی جارحیت سے بچنے کے لیے آنن فانن مجھے اپنا شوہر بنا لیا تھا۔ اب وہ میری بیوی تھی اور میں اس کے بچے کا باپ تھا۔ کہنے والے تو یہی کہہ رہے تھے، اور یہی صورتحال تھی جس نے جارج کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ رقابت بھر دی تھی۔ یکا یک جارج اور اس کے ساتھی چونکے۔ ایک فربا اندام گرو اچانک ہی کوٹری کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے صفا چٹ چہرے پر چریاں اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے گلے میں موٹے دانوں والی بڑی مالائیں اس کے اونچے رتبے کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں عصا لیے کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں 2 بکشو ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ جارج نے گرو کو مقامی انداز میں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ گرو نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، تاہم گرو کے چہرے پر برہمی کے آثار موجود تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے ضعیف آواز میں دریافت کیا۔ کچھ نہیں گرو جی، یہ بدتمیزی کر رہا تھا، گہرے سانولے رنگ والے شخص نے کہا۔ تم نے اسے مارا؟ گرو کے لہجے میں بددستور تلخی تھی۔ کچھ نہیں گرو جی، مرتبہ جارج نے جواب دیا۔ یہ فضول بول رہا ہے،
तिवारी ने थप्पड़ मारा है। आज मैं दिन की रोशनी में पहली बार ध्यान से तिवारी की शक्ल देख रहा था। गहरी रंगत वाला ये शख्स किसी शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्ना और खबरदार था। शायद इसका काम ही यहाँ से भागने वालों को पकड़ना था। गुरु के चेहरे से जाहिर था कि वो जांच के जवाब से बिल्कुल मुतमिन नहीं हुआ। वो नाराज लहजे में बोला, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि यह बुद्ध मंदिर है। ये प्रेम और आतिशी का दरवाज़ा है। यहाँ पर खून खराबा हमारी शिक्षा के खिलाफ है। ये ऐसा ही है जैसे हम हाथ में हथौड़ा लेकर बुद्ध मंदिर की दीवारें गिराना शुरू कर दें। छी छी, कितने अफसोस की बात है कि एक जीते जागते बंदे का खून मंदिर के फर्श पर गिरता है और हम खड़े देखत हैं। गुरु ने अपने साथियों की तरफ देखा और तेज से आगे बढ़े। इनमें से एक ने एक कपड़े से फर्श पर गिरा खून साफ करना शुरू किया। दूसरे ने अपना गिरवा रुमाल मेरे होंठों पर रख दिया ताकि मजीद खून गिरकर फर्श को दागदार न करे। गुरु ने खुश्क लहजे में कहा, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि बुद्ध मंदिर की सुंदरता को इस तरह दागदार न करें। अगर यहाँ आपका कोई अपराधी है तो फिर उसे यहाँ से ले जाए। इसके साथ जो भी खून खराबा चाहवत हो बाहर जाकर करे। जॉर्ज जरा तो शदाज में बोला, बड़े गुरुजी, आप बार बार खून खराबे का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? या किसी न किसी पर तलवार नहीं चलाई, एक थप्पड़ को आप खून खराबा कह रहे हैं? क्या ये पहली बार है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है? बड़े गुरु की आवाज़ में दबी दबी आग थी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम यहाँ इस दरवाजे पर प्रेम, आतिशी और बलिदान की शिक्षा देवत है। अगर हमारे कहने और करने में इतना फर्क होवे तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बड़े गुरु, आपको आपका बात को बढ़ा रहे हैं। इज इट नॉट फेयर? जॉर्ज बोला, मैं बात ना ही बढ़ा रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहत हूँ, अगर कोई अपराधी है, आप सजा देना चाहत है तो फिर उसे यहाँ से ले जावे, बस। जॉर्ज का चेहरा सुख आगारा हो चुका था, आंखों में जैसे नीला जहर भर गया था। उसने कहा, ठीक है, वैसा ही होगा जैसा बड़े गुरुजी चाहेंगे। उसके बाद वो मुड़ा और अपने साथियों के साथ लंबे डग भरता बैरूनी दरवाजे की तरफ